स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा सैम्पल पेपर है, उस सैम्पल पेपर को हम समझने वाले हैं। और ये मिड टर्म का सैम्पल पेपर है आपका, ठीक है। मिड टर्म का जो एग्ज़ाम आपका हाल फिलहाल में होने वाला है उसका सैम्पल पेपर है। तो सैम्पल पेपर की वीडियो को क्यों देखना जरूरी है? देखिए, सैम्पल पेपर की वीडियो देखने के बाद आपको अपने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, वो सारे कुछ आप समझ पाएंगे। वैसे सिलेबस की वीडियो मैंने करवा रखा है। पॉलिटिकल साइंस में जितने भी चैप्टर आपके आ रहे हैं दोनों ही बुक से लगभग मैंने 80 से 85% मैंने सिलेबस करवा रखा है। जो भी चैप्टर बचे हुए हैं, चैप्टर की वीडियोस बची हुई हैं, वो मैं अपलोड कर दूंगा आपके एग्जाम से पहले। और इसके अलावा हर एक चैप्टर की एमसीक्यू भी मिल जाएगी आपको। अधिकांश चैप्टर की एमसीक्यू अपलोड कर रखा है। प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आपको रोशन साइंस स्टडी पॉइंट पे मिल जाएगा। तो सारी वीडियो आप लोग जरूर देखें, ठीक है। बहुत अच्छे से आपके एग्जाम की तैयारी रोशन साइंस स्टडी पॉइंट पे करवाई जा रही है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे पेपर के पैटर्न को। देखिए, क्वेश्चन पेपर जो है आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा ये, ठीक है, और 80 नंबर का आपका ये एग्जाम रहने वाला है ना। प्रश्न में कितने टोटल प्रश्न दिए गए हैं? 31 प्रश्न है। सभी प्रश्न क्या है हमारे लिए अनिवार्य है। पूरे क्वेश्चन पेपर को कुल मिला के 3 खंडों में बांटा गया है, ए, बी और सी, ठीक है। अब देखिए, पहले खंड की हम बात करते हैं। खंड ए में 1 से लेकर 5 तक है, जो कि केस स्टडी प्रश्न है, स्रोत आधारित है, कार्टून वगैरह सब कुछ इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद खंड बी की हम बात करें तो 6 से लेकर 21 क्वेश्चन है ना। 16 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं, जो कि क्या है, बहु विकल्प है, मतलब एमसीक्यू है ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी जो कि आपका 22 से लेके 31 तक रहेगा, जिसमें 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कि जो 2 अंक के क्वेश्चन है उसको 40 शब्दों में करना है। 4 अंक वाले क्वेश्चन जो है वो 100 शब्दों में अपने को करना है। और 60 जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो 150 शब्दों में करना है, ठीक है ना। तो ये वर्ड लिमिट है, आप इस इतने में आपको क्या करना है, आंसर को खत्म करना है। वैसे 6 नंबर के या 4 नंबर के क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको इस सैम्पल पेपर की वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो यार वीडियो को आप देखते रहे बस। देखिए, सबसे पहले हम पहला पैराग्राफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पैराग्राफ दे रखा है, स्रोत आधारित क्वेश्चन है ये, है ना, केस स्टडी क्वेश्चन कहेंगे हम इसको। तो देखिए क्या दिया गया है। कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। इसका मतलब यह है कि अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर, किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है ना। 1979 में इस अवधारणा में बदलाव आया। 1979 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिससे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी और दूसरों ने क्या किया था, दाखिल किया था, ठीक है। चूंकि इस मामले में जनहित से संबंधित एक मुद्दे में विचार हो रहा था, अतः इसे और ऐसे ही अनेक मुकदमों को जनहित याचिका का नाम दिया गया। तो देखिए, ये जो पूरा पैराग्राफ दिया गया है ये किस पर आधारित है? जनहित याचिका पर आधारित है, ठीक है। आपको पता है जनहित याचिका में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि मतलब सजा भुगत रहा है या फिर मतलब अपराधी है, कोई भी है ना, उसके अलावा भी कोई दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, एक याचिका दायर कर देगा न्यायालय को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जनहित याचिका बोलेंगे। समस्या मतलब पीड़ित व्यक्ति कोई और है, लेकिन उसको लेकर जो याचिका न्यायालय में जो डाल रहे हैं वो कोई और डाल रहे है ना, तो इसी को हम जनहित याचिका बोलते हैं। अब देखिए, जनहित याचिका के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कानून की सामान्य प्रक्रिया के तहत भारत में किसे अदालत जाने का अधिकार है, ठीक है। तो भाई, किसको अदालत में जाने का अधिकार है? जाहिर सी बात है, कोई भी नागरिक जा सकता है अदालत में, ऐसा थोड़ी नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है? केवल पुरुष को, केवल महिलाओं को, केवल युवाओं को, और ऑप्शन डी है सभी भारतीय नागरिकों को। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा सही। सभी भारतीय नागरिकों को न्यायालय में जाने की इजाज़त है, अनुमति है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इसी में दे रखा है 1.2 है हमारा, कि जो PIL है उसका आपको विस्तृत रूप लिखना है, फुल फॉर्म आपको बताना है। देखिए, PIL यानी कि जनहित याचिका, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 3 दे रखा है। क्वेश्चन 3 दे रखा है कि PIL की शुरुआत कब से मानी जाती है। देखिए, जनहित याचिका की जो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो 1979 में मानी जाती है ना, 1979। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या है? सही उत्तर है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है SAL
का विस्तृत रूप आपको बताना है यहाँ पे। तो ये भी जनहित याचिका का ही रूप है एक तरीके से, ठीक है। और इसमें क्या है, मतलब जनहित याचिका दूसरा नाम है और इसको हम सोशल एक्शन लिटिगेशन बोलते हैं, ठीक है। सोशल एक्शन लिटिगेशन, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो गया। ये पहला पैराग्राफ था जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में है ये पैराग्राफ। दक्षिण अफ्रीका का संविधान 1996 में लागू हुआ, ठीक है। इसे तब बनाया गया और लागू किया गया जब रंगभेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है ना, प्रजातंत्र की आधारशिला। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अभी आएगा क्वेश्चन में। यह नस्ल, लिंग, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा, जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है। मतलब इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, संविधान में ऐसा कहा गया है। इन सब चीज़ों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान अधिकारों के एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है, संवैधानिक न्यायालय को लागू करता है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, आंसर देते हैं। देखिए, दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ? आंसर आपको पैराग्राफ में ही मिल गया, 1996 में, है ना। ऑप्शन बी सही हो गया। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के संविधान का मूल रूप से निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? तो भाई देखो, दक्षिण अफ्रीका का मूल रूप से जो आधार है वो क्या है? प्रजातंत्र है। यहाँ पे पैराग्राफ में भी ये आंसर दिया हुआ है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रजातंत्र ये रहा, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर इसी में 3 दिया गया है, वो है दुनिया में सबसे अधिक व्यापक अधिकार है। मतलब दुनिया में किस देश के नागरिकों के पास सबसे व्यापक अधिकार है? तो देखिए, सबसे व्यापक अधिकार जो है दक्षिणी अफ्रीका के जो नागरिक है ना, उनके पास सबसे ज़्यादा अधिकार है, ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि भाई दक्षिण अफ्रीका में संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सा न्यायालय बनाया गया? मतलब जो संवैधानिक अधिकार है उसको लागू करने के लिए कौन सा न्यायालय बनाया गया? तो लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे संवैधानिक न्यायालय बनाया गया है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 स्रोत आधारित है। अब देखिए, इसमें क्या है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। ये आपका किसके बारे में है? राजनीतिक सिद्धांत के बारे में लाइन कही गई कि भाई जो राजनीतिक सिद्धांत है वो स्वतंत्रता के बारे में, समानता के बारे में, न्याय के बारे में बहुत ही अच्छे से वर्णन करता है, सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इस अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। मतलब जो भी अतीत में या वर्तमान में जो भी राजनीतिक चिंतक थे, उनके विचारों की बात हमें राजनीतिक सिद्धांत से पता चलता है। वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त है और कैसे वर्तमान नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उसका परिमार्जन किया जाएगा, ठीक है। तो पूरी तरीके से राजनीतिक सिद्धांत के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। अब क्वेश्चन देखते हैं और उसका आंसर हम बताएंगे खुद ही, ठीक है। नीचे और भी दो लाइन और लिखी हुई है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है, ठीक है। ये तो पैराग्राफ भाई हो गया आपका। क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देते हैं हम। वर्तमान में राजनीतिक सिद्धांत किन उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देता है? देखिए, राजनीतिक सिद्धांत जो है एक ऐसा विषय है ना, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप किसी देश की शासन व्यवस्था को समझते हैं, आप समानता, स्वतंत्रता, न्याय जैसे सिद्धांत को आप समझते हैं, है ना। तो इससे क्या है कि लोगों के अंदर जागरूकता फैलती है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के बारे में जान सकते हैं और जो भी समानता, स्वतंत्रता जैसे सिद्धांत है उसके बारे में जान सकते हैं। तो लोगों के अंदर क्या होगी? जागरूकता में वृद्धि होगी, ठीक है। ये पॉइंट्स आप बता सकते हैं। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे देश मतलब पुराने समय के जो भी राजनीतिक चिंतक है, कोई भी विद्वान है, उनके बारे में हम जान सकते हैं, उनके विचारों को जान सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप लिख दें। उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख मूल्यों को परिभाषित कीजिए, ठीक है। देखिए, मूल्य क्या है इसका? राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख मूल्य में हम बता सकते हैं कि भाई ये राजनीतिक सिद्धांत जो है ना, नागरिकों को मतलब इस तरीके से समझदार बना देता है कि वो क्या कर सकते हैं, राजनीतिक प्रश्नों पर तर्क संगत रूप से सोच समझ सकते हैं। समाज में जो भी समस्याएं हैं, जो भी घटनाएं हैं, उसका आकलन कर सकते हैं, उसका प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से और उन पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पैराग्राफ में ही वैसे आपका आंसर इसमें दिया हुआ था, बढ़िया क्वेश्चन था ये।
अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान क्वेश्चन नंबर 4 है ये, कि संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा, कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमा भी तय करता है ना। एक सभ्य समाज के लिए एक संविधान आवश्यक है। संविधान के माध्यम से ही किसी समाज के लिए एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपने मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, संविधान और कानून में क्या संबंध है। देखिए, संविधान और कानून में गहरा संबंध है ना। संविधान में जो भी कुछ बना हुआ है, जो भी नियम लिखे हैं, वो अपने आप में क्या है, कानून है। लेकिन कुछ कानून हमारे देश की जो सार्वजनिक व्यवस्था संरचना, जो भी संरचनाएं हैं, पुलिस है ना, ट्रैफिक पुलिस है, वो सभी अपने तरफ से कुछ कानून बनाती है। तो देखिए, दोनों का जो मतलब है, दोनों का उद्देश्य क्या होता है, समाज को सही से चलाना है ना। जो दोषी व्यक्ति है उसको दंड देना है ना, समाज को सुचारू रूप से चलाना, ये दोनों ही संविधान में जो भी कानून बनाए गए और सिंपल जो भी कानून बनाए गए, दोनों का मेन पर्पस यही होता है। तो दोनों के बीच में क्या है, गहरा संबंध है ना। उसके बाद है अगला, इसी में क्वेश्चन दे रखा है, नागरिकों की राजनीतिक पहचान से क्या आशय है। तो नागरिकों का राजनीतिक पहचान कैसे बनता है यार, जब भी बनेगा जब वो वोट दे सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, किसी ऊंचे पोस्ट तक पहुंच सकते हैं, किसी अच्छे गवर्नमेंट नौकरी को अचीव कर सकते हैं, या फिर कोई जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकते हैं, कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो वही क्या है, किसी व्यक्ति की राजनीतिक पहचान में आ जाएगा वो, है ना। तो ये आप बता सकते हैं इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्टून दिया गया है, कार्टून के आधार पर हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखिए, कार्टून को आप देख ले, इसको समझ ले, और उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। अब देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तो आज़ादी के बाद भाषा मतलब राज्य के निर्माण को लेकर ये पूरी मतलब कार्टून इसमें बताया गया है। तो उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, पहला है, नवीन राज्यों का गठन किन आधार पर किया जा सकता है। तो देखिए यार, नवीन जो भी नए राज्य बनते हैं ना, अब कार्टून से जुड़ा हुआ क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेश्चन आपको अपने दिमाग से ही देना है इसका आंसर। ठीक है, अब कोई भी नया राज्य बनेगा तो नया राज्य जो बनता है ना, वो भाषा के आधार पर, ज़्यादातर जो राज्य बनेगा वो भाषा के आधार पर बनेगा। कुछ जैसे ज़्यादातर हमारे शुरुआती में बने वो भाषा के आधार पर, पंजाब से अलग हो गए, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सब भाषा के आधार पे थे, है ना। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, या फिर आपका जो तमिलनाडु है उससे हमारा आंध्र प्रदेश बना, ये सब भाषा के आधार पे बनाए गए थे। इसके अलावा संसाधन के आधार पे भी बनाए जाते हैं। मान लो किसी राज्य के पास ज़्यादा संसाधन, कोई इलाका ऐसा है जिसके पास ज़्यादा संसाधन है, कुछ इलाके हैं जिसके पास बिल्कुल संसाधन नहीं है। जैसे कि हम बिहार और झारखंड का एग्जांपल दे सकते हैं। तो झारखंड वाला जो इलाका था वहाँ पे संसाधन ज़्यादा थे, और बिहार वाले इलाके में संसाधन कम थे, इसीलिए 2000 के आसपास उनका विभाजन कर दिया गया और झारखंड और बिहार नामक अलग राज्य बन गए। कुछ में सांस्कृतिक विविधताएं हो सकती है भाई, कुछ क्षेत्र की संस्कृति अलग हो सकती है, दूसरे क्षेत्र की संस्कृति अलग हो सकती है। तो संस्कृति के आधार पर भी नए राज्यों का गठन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद है, नए राज्यों का गठन किस प्रकार देश के लिए लाभदायक होता है। देखिए यार, नए राज्यों का गठन क्या है कि देश के लिए लाभदायक है भी, वैसे नुकसानदायक भी है, लाभदायक भी है। लाभदायक इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि यार लाभदायक होगा, इससे क्या होगा कि मान लो कोई विशेष क्षेत्र के लोग हैं, उनकी भलाई हो सकती है। मान लो कि अब क्या है कि जैसे हम बिहार और झारखंड का एग्जाम्पल दे देते हैं, तो झारखंड का जो संसाधन था उसका इस्तेमाल पूरे बिहार के लोग के बिहार के कल्याण के लिए ही होता था पहले। लेकिन अब क्या हुआ कि भाई नया राज्य बनने से झारखंड नया राज्य बन गया, तो अब क्या है कि उसका जो प्रयोग है वो झारखंड के लोग ही कर रहे हैं। तो झारखंड के लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा फायदा हो रहा है, भले ही बिहार के लोगों को नहीं हो रहा, लेकिन नया राज्य बना तो उस राज्य को तो फ़ायदा हुआ ही हुआ, है ना। और इसके अलावा जो भी अल्पसंख्यक है उनकी भलाई के लिए भी हो सकता है, या फिर जो मतलब नया राज्य बनता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की शासन व्यवस्था को दोबारा से गठित किया जाता है, दोबारा से जिले बनते हैं, वहाँ के दोबारा से नेता बनते हैं, सीएम बनता है। तो इससे भी क्या है कि अब उनके अपने लोग हैं, तो हो सकता है कि भाई वो भी क्या करें, उनके विकास में अपना योगदान दे। कुछ इस टाइप से आप बनाकर इसका आंसर बता सकते हैं। भाई कोई एग्जैक्ट आंसर मैं क्या ही बताऊँ, आपको खुद से बना के थोड़ा दिमाग लगा के आपको इसका आंसर बताना था। ठीक है, उसके बाद अब एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। ये कुल मिला के 5 क्वेश्चन थे। अब जितने भी क्वेश्चन हैं एमसीक्यू रहेंगे। ये सेक्शन हम बी में आ चुके हैं, और जो कि 6 से लेके 21 तक है क्वेश्चन इसमें। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार के याचिकाओं का जिक्र किया गया है। तो आपको पता है कि भाई संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है हमारे मौलिक अधिकार के 6 नंबर पे आता है ना। और इसको संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसका आत्मा भी कहा जाता है। आत्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अधिकार के बिना आपके ऊपर के जो भी 5 मौलिक अधिकार है ना,
उसका कोई उपयोग ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसी संवैधानिक अधिकार के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, हमारे अधिकार का उल्लंघन होगा तो। और इसके अंतर्गत जो न्यायपालिका है वो कुल मिला के 5 रेट जारी करती है। रेट के नाम आपको पता होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार पृच्छ लेख है ना, उत्प्रेक्ष लेख है। इस तरीके से कुल मिला के 5 रेट जारी की जाती है, रेट भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है किस गैर राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति का प्रवेश नहीं हुआ। तो इसमें से कोई ऐसा आपको क्षेत्र बताना है जिसमें से राजनीति का प्रवेश नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे भी आपको यार आप दिमाग लगा के, आप मेरे को भी थोड़ा इस क्वेश्चन में लग रहा है कि कौन सा ऑप्शन मैं सेलेक्ट करूं, लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको बता देता हूं। देखिए जीवन जीने का अधिकार जो है इसमें राजनीति का प्रवेश है, घरेलू जीवन में हस्तक्षेप, विदेशी यात्रा में भी है, पर्यावरणीय क्षेत्र में भी है, लेकिन मेरे को घरेलू जीवन में हस्तक्षेप में राजनीति का प्रवेश कम लगता है, ठीक है। क्योंकि मान लो कि यार घरेलू जीवन में आप क्या कर रहे हो, घर में आप क्या नहीं कर रहे हो, आपके घर में क्या चल रहा है, उसमें कोई राजनीति का प्रवेश नहीं देखने को मिलेगा, है ना। मान लो कि मियाँ बीवी की लड़ाई है तो आपस में सुलटा लेते हैं यार, ठीक है। कई बार होता है कि ज़्यादा हो रहा है तो फिर जाते हो कानून, मतलब फिर अपना जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम घरेलू जीवन में हस्तक्षेप की बात करें तो उसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप बी, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए इसका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे भारत के संविधान में अब तो टोटल 104 संशोधन हो चुके हैं, गूगल पे भी यही बता रखा है, बाकी चेंज होता रहता है भाई, ठीक है। 104 आप बताएं, जो भी अभी एग्जाम होगा आपका, अगर वहाँ पे क्वेश्चन आता है तो 104 बताएंगे आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गांव के स्थानीय शासन से निम्न में से कौन सा संशोधन शामिल है। तो देखिए गांव के जो स्थानीय शासन से जो संशोधन शामिल है वो है 73वां संशोधन हुआ था। 74वां जो है वो शहरी क्षेत्र के स्थानीय शासन से संबंधित है, 73वां ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है। तो देखिए परिसीमन आयोग जो है उसका काम है चुनाव क्षेत्र की सीमा तय करना, है ना। और इसका जो चुनाव मतलब इसका जो गठन है वो सीधे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जैसे चुनाव आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है उसी तरीके से इसका भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वोट देने की जो आयु है 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई थी। देखिए पहले हमारे देश में क्या था कि 21 वर्ष के लोग ही वोट डाल सकते थे, लेकिन 1989 में क्या हुआ, इसको घटा दिया गया और इसको 18 वर्ष कर दिया गया था। यहाँ पे जो ऑप्शन डी आपका दे रखा है 1989 वो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद राजनीति क्या है। देखिए राजनीति सिंपल हम शासन करने की एक कला के रूप में कह सकते हैं, ठीक है। वैसे और भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखे जैसे कि राजनीति प्रशासन संचालन के विवादों का हल प्रस्तुत करती है, राजनीतिक जन कल्याण से संबंधित है, राजनीति सरकार और राज्यों के बीच संबंधों को स्पष्ट करती है। ये मेरे को थोड़े से ऊपर के 2 पॉइंट भी लग रहे सही, बट देखिए मेरे हिसाब से तो भाई जो राजनीति हो शासन करने की कला है, राजनीति, है ना। अरस्तु ने परिभाषा दे रखी है, राजनीति जो है शासन करने की कला है, ठीक है। अरस्तु या प्लेटो इनमें से किसी एक विद्वान ने ये परिभाषा दी है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है आपका रिक्त स्थान वाला दे रखा है, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान को फिल करना है। पहला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक चुनाव में जनता डैश देती है। तो डैश क्या देगी भाई, वोट देगी, है ना। वोट, जनता क्या देती है, वोट देती है, जाहिर सी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। उसके बाद है सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा है। तो भाई ढांचा कैसा है ना, त्रिस्तरीय ढांचा है। कैसा ढांचा है, त्रिस्तरीय ढांचा हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 1 में भारत को डैश कहा गया है। तो क्या कहा गया है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया, भारत को राज्यों का संघ, ठीक है। क्योंकि भारत क्या है, बहुत सारे राज्यों का संघ है, बहुत सारे राज्य इसमें मिला हुआ है। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर करना था। उसके बाद अब सही गलत आपको बताना है, इसमें कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। 3 इसमें लाइन दिए गए हैं, अब देखते हैं। देखिए पहला दिया गया है कि भाई भारत में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है ना। उसके बाद है 42वां संवैधानिक संशोधन 1978 में हुआ। तो ये क्या है भैया, ये गलत है। जो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था वो 1976 में हुआ था, है ना। और ये जो 1978 में हुआ था वो 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका क्या है, गलत है। उसके बाद है स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधि की संख्या महानगरों में कोई वृद्धि नहीं हुई। अब देखिए स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण मतलब कि जो स्थानीय व्यवस्था जो लागू की गई उससे क्या शहरी क्षेत्र में
कोई भी जनप्रतिनिधि की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। भाई ये कथन क्या है, ये भी कथन क्या है, गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है, बल्कि संख्याएं बढ़ी है ना। जनप्रतिनिधि की संख्या शहरी क्षेत्र में भी, महानगरों में भी बढ़ी है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्राम पंचायत से आप क्या समझते हैं। तो भाई ग्रामीण क्षेत्र की जो कार्यपालिका है ना, उसी को हम ग्राम पंचायत कहते हैं, जिसमें पूरी तरीके से ग्राम पंचायत अपने गांव जो है उसकी शासन व्यवस्था को चलाने का काम करती है, वहाँ की कार्यपालिका है एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद है केंद्र सूची के कोई 2 विषय आपको बताने हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। तो भाई केंद्र सूची में जो 2 विषय, बहुत सारे विषय वैसे तो विदेशी क्षेत्र हो गया आपका, है ना, जो भी विदेशी कानून बनाते हैं वो संघ सूची में आ जाता है। रक्षा की आप बात कर सकते हैं, रक्षा के बारे में आप लिख सकते हैं। संचार, है ना, संचार का व्यवस्था जो है वो भी इसी में आ जाता है। तो विदेश, रक्षा, संचार ये संघ सूची के विषय है, जिसपे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। उसके बाद है भारतीय संघवाद को किस नाम से जाना जाता है। तो भाई देखो, भारतीय संघवाद को हम और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि इसको हम संसदीय व्यवस्था भी बोलते हैं, है ना। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि भाई जो मतलब प्रधानमंत्री होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, और जो देश का जो एक तरीके से मतलब अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति है, लेकिन उसका जो पूरा मतलब शासन है वो प्रधानमंत्री चलाता है। तो इस टाइप से यहाँ पे आप इसका क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम से क्या समझते हैं। देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कार्यक्रम चलाया गया था 1952 में। ठीक है, 1952 में चलाया गया था, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा दिया गया, सड़क को अच्छी की गई, शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, इन सारी चीज़ें इसमें की गई थी। ठीक है, तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में आप बताएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में आपको ऊपर पैराग्राफ में ही आंसर मिल जाएगा। राजनीतिक सिद्धांत को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो इस पैराग्राफ में आपका आंसर था। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि भाई राजनीतिक सिद्धांत क्या है, एक ऐसी मतलब एक तरीके से एक ऐसा विषय है जिससे हम स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्यों को सुव्यवस्थित रूप से क्या करते हैं, इसमें हम विचार करते हैं। जो भी अतीत और वर्तमान के जो प्रमुख राजनीतिक चिंतक है उनके बारे में हम जानते हैं, उनके द्वारा दिए गए विचारों को जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। इसका आंसर आपको इसी सैम्पल पेपर में मिल जाना था, है ना। उसके बाद है, स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय संरचना क्या है, स्पष्ट कीजिए। भाई स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय संरचना की हम बात करें तो इसको एक पिरामिड के रूप में हम दिखाते हैं। सबसे टॉप पे आपका आ जाता है जिला स्तर की शासन व्यवस्था, है ना। उसके बाद मध्य में पंचायत समिति आ जाता है, और नीचे आ जाता है आपका ग्राम पंचायत या पंचायत सभा बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। अब क्वेश्चन नंबर हम 25 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है, ऐसे किन्हीं 4 उपायों का वर्णन कीजिए। देखिए यार, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र रूप से चले, उसके लिए जो न्यायाधीश है वो बिल्कुल भय से मुक्त होकर काम करें, उनके ऊपर कोई दबाव ना हो। तो इसके लिए क्या है कि एक तो यार उनकी वेतन जो है वो अच्छी खासी वेतन उनको दी जाती है ना, और संविधान में उनके लिए अलग से वेतन की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। एक और चीज़ कि भाई अगर ये कोई भी फैसला सुनाते हैं ना, तो उन पर संसद के सदस्यों का कोई दबाव नहीं होता है, और उस पर उस संसद के सभी सदस्यों के मानना होता है, उनका जो भी फैसला है उसको सभी सदस्य क्या। इसके अलावा संसद अगर कोई ऐसा कानून बनाता है जो कि संविधान के मूल ढांचा के खिलाफ है, तो उसको खारिज कर सकती है न्यायपालिका, है ना। खारिज करने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से क्या है, वो स्वतंत्र है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है, और इसमें संविधान में पूरे प्रावधान किए गए हैं कि भाई जो न्यायपालिका है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, एक सदनीय व द्विसदनीय विधायिका में अंतर बताइए। देखिए, एक सदनीय विधायिका में क्या होता है कि वहाँ पे विधायिका में एक ही सदन होता है, यानी कि विधानमंडल सिर्फ होगा। ठीक है, दूसरी तरफ जो हमारा द्विसदनीय विधायिका है उसमें क्या होता है कि विधानमंडल और विधान परिषद दोनों ही पाए जाते हैं। कुल मिला के 5 से 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे द्विसदन विधानमंडल मौजूद है, जिसमें से आप यूपी का नाम ले सकते हैं, आप महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक की बात करें, है ना। नीचे मैप में यहाँ पे दे भी रखा है, मैप में हम फिल करेंगे, तेलंगाना है आपका, ठीक है, बिहार है आपका, तो यहाँ पे द्विसदनीय विधायिका मौजूद है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसद की संरचना को स्पष्ट कीजिए। तो संसद की संरचना में हम क्या बताएंगे, उसकी संरचना कैसी है। देखिए, संसद के 2 अंग है, आपको पता है, एक तो आपका है राज्यसभा, है ना, दूसरा है आपका लोकसभा, है ना। इनके सदस्य
सदस्यों के बारे में आप बताएं, सदस्यों की संख्या जो है टोटल कितनी है लोग राज्यसभा की भाई, टोटल है 250, है ना, जो कि प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष में जो इसके कुछ सदस्य वो चेंज कर दिए जाते हैं ना, लगभग 2/3 सदस्य आई थिंक, जहाँ तक मेरे को पता है, तो वो सदस्य क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और बाकी फिर अगर हम लोकसभा के सदस्यों की बात करें तो अधिकतम 550 हो सकते हैं, लेकिन 543 सदस्यों का चुनाव होता है, आपको पता है 543 सदस्य चुने जाते हैं हर 5 साल में, है ना, 5 साल का इसका कार्यकाल होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, इसका 5 वर्षों का। तो ये संसद की संरचना है, इस तरीके से संरचना में आप बताएंगे। उसके बाद है संघवाद की विशेषता बताइए। संघवाद की क्या विशेषता होती है भैया? संघवाद की विशेषता ये होती है कि यहाँ पे 2 स्तर की सरकार होती है, केंद्रीय स्तर की, राज्य स्तर की। लिखित संविधान होगा जिसमें सारे कानून व्यवस्था जो है वो लिखित तौर पे होगा, है ना। एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो कि मतलब कोई केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई भी अगर हस्तक्षेप होता है तो वहाँ पे क्या करेगी, एक तरीके से उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम करेगी, है ना। तो ये संघवाद की प्रमुख विशेषता में आप पॉइंट लिख सकते हैं। वैसे कई व्यवस्था में क्या होता है, लिखित और कठोर दोनों ही एक तरीके से संविधान होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लिखित संविधान के माध्यम से संघवाद की जो व्यवस्था है वो चलाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में अथवा में एक और दे रखा है कि अनुच्छेद 252 और 257 का संबंध किससे है? तो देखिए यहाँ पे ना इसका जो संबंध है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों के बंटवारे को लेकर है, कि भाई केंद्र सरकार मतलब राज्य सरकार कोई ऐसा काम ना करे, कोई ऐसा विषय ना उठाए जिसमें केंद्र सरकार के शक्तियों को नुकसान होता हो या केंद्र सरकार के मतलब विषय क्षेत्र में आ जाता हो, ठीक है। तो इससे संबंध है इसका। उसके बाद मैप देख लेते हैं भाई। मैप में क्या बताना है? मैप में ना आपको जो भी लोकेशन दिया गया है ना उसको यहाँ पे आपको करना है क्या है, संबंधित अक्षर जो भी मैप में दिया गया है और राज्य का नाम लिखना है। और ये जो मैप है वो द्विसदनीय विधानमंडल जहाँ पे मौजूद है उसके बारे में है। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, पहले हम ए ले लेते हैं। ए आपको दिख रहा होगा, ए में आपका उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अक्षर जो दे रखा है ना, जैसे अक्षर ए दे रखा है, ये आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे आप राज्य का नाम लिख देंगे। यूपी है यहाँ पे, है ना, उत्तर प्रदेश है। तो इस तरीके से आपको फिल करना है, इस मैप को अपना उत्तर पुस्तिका में फिल करना है। उसके बाद आप सी, अगर हम बी देखें, बी यहाँ पे क्या है आपका कर्नाटका है, सी आपका महाराष्ट्र है और यहाँ पे डी जो दे रखा है वो तेलंगाना है ना। ये मैप हो गया आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अब 6 नंबर के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है आपके 6 नंबर के। पहला है भारत की चुनाव व्यवस्था में सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे? सविस्तार बताने हैं आपको। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारत की चुनाव व्यवस्था में बहुत सारी कमियां हैं। एक तो यार धांधली बहुत ज़्यादा होता है ना, भ्रष्टाचार काफ़ी है, और जो वोटिंग जो मतलब वो जगह होता है जहाँ पे वोटिंग होती है ना, वोटिंग केंद्र जो है वहाँ पे कई बार क्या होता है कि हमले हो जाते हैं, है ना, हिंसाएं हो जाती है। तो उस चीज़ को रोकना चाहिए अपने को, ठीक है। उसके लिए कानून व्यवस्था सख्त होनी चाहिए। इसके अलावा धन का व्यापक प्रयोग होता है, मतलब बहुत सारे नेता लोग क्या करते हैं, धन का बहुत प्रयोग करते हैं, पार्टियां बहुत ज़्यादा प्रयोग करती है, तो उस पर भी रोक लगना चाहिए, है ना। बहुत सारी पार्टियां शराब बांटती है, लोगों को लालच देती है, पैसों का लालच देती है, तो इस पर भी रोक लगनी चाहिए। इसके अलावा हम जनता को जागरूक कर सकते हैं, है ना। हम जनता को जागरूक करेगी भाई आप अच्छे कैंडिडेट को ही वोट दें, ऐसे ही लल्लू पल्लू किसी को आप वोट ना दें। तो हम जागरूकता अभियान चला सकते हैं, ठीक है। कानून व्यवस्था को सख्त करना होगा और जो भी धांधलियाँ होती है उनको हमें क्या करना होगा, रोकना होगा। तो इस तरीके से आप सुझाव इसमें दे सकते हैं। उसके बाद इसी में अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय संसदीय चुनाव में कौन सी चुनाव पद्धति को अपनाया गया है, ठीक है। तो भारत में भाई कई तरीके की चुनाव व्यवस्था है। जैसे कि हम अगर प्रधानमंत्री की अगर हम चुनाव की बात करें, पीएम की अगर हम चुनाव की बात करें, तो उसके लिए हम कौन सी व्यवस्था को अपनाते हैं, मतलब ज़्यादातर जो हमारे देश में चुनाव होता है केंद्र स्तर के और राज्य स्तर के जो चुनाव होते हैं वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है ना। लोकसभा के जो भी चुनाव होते हैं और जो विधानमंडल के जो भी चुनाव होते हैं तो वो ज़्यादातर किसके आधार पर होते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो समानुपातिक प्रतिनिधि जो प्रणाली है उसमें एकल संक्रमणीय प्रणाली जो होती है उसके अकॉर्डिंग की जाती है। तो ये इस चुनाव व्यवस्था भारत में अपनाई गई है। उसके बाद है राष्ट्रपति के किन्हीं 3 विशेष अधिकारों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष पावर मौजूद है, जैसे कि ये आपातकाल की घोषणा करने का जो पूरा अधिकार है वो इसी के पास है, राष्ट्रपति के पास होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति किसी दोषी व्यक्ति की सज़ा को कम करवा सकता है। किसी व्यक्ति को अगर फांसी दिया गया है तो उसके फांसी को भी टलवा सकता है, रुकवा सकता है।
ये भी इसका विशेष अधिकार है ना। इसके अलावा प्रधान जो राष्ट्रपति है वो कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है। वैसे ही इसके लिए प्रधानमंत्री मतलब सहमत होगा तभी होगा, प्रधानमंत्री की सहमति से ही होगा, लेकिन ये अधिकार किसको है, ये है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ये आप 3 विशेष अधिकार आप राष्ट्रपति के बता सकते हैं। उसके बाद इसी में अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की किन्हीं 3 भूमिकाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए यार, मंत्रिपरिषद का प्रधान है प्रधानमंत्री, और ये मंत्रिपरिषद को पूरी तरीके से चलाने का काम यही करता है। यही नियुक्ति जो जितनी भी नियुक्तियाँ होती है ना मंत्रिपरिषद की, वो सब यही करता है। किसको कौन सा पोस्ट मिलेगा, किसको कौन सा मतलब विभाग, कौन पोस्ट में कह रहा हूँ, विभाग जो मिलेगा उसका सिलेक्शन भी कौन करता है, प्रधानमंत्री, है ना। किसी मंत्री को मतलब बर्खास्त करने की का अधिकार होता है इसके पास, मंत्रिमंडल की बैठक को बुलाने का अधिकार है। ठीक है, तो ये सारे काम प्रधानमंत्री ही करता है, तो प्रधानमंत्री के कार्य में आप बता दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसमें आपको बताना है कि भाई भारत का संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ, है ना। तो आपको पता है कि भाई संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इस जो हमारा मतलब कैबिनेट मिशन का विशेष योगदान था 1946 में। आपको पता है कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग ही संविधान सभा का गठन किया गया था, और संविधान सभा ने ही भारतीय संविधान का निर्माण किया, है ना। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी आपको पता है 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, है ना। तो इस तरीके से भारतीय संविधान के निर्माण का कार्य शुरू हुआ, और भारत के मतलब इसमें आप पूरा नाम भी बता सकते हैं कि भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी अध्यक्ष थे, है ना। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सच्चिदानंद जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। इस तरीके से आप नाम बताएं। आप बताएं कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, कुल मिला के 166 बैठकें हुई, है ना। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। तो इस तरीके से आप संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझा सकते हैं। उसके बाद है इसी में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि भाई जो हमारा स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है उसका क्या महत्व है। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के महत्व का वर्णन करना है। आपको पता है स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है उसका वर्णन 19 से लेकर 22 तक में किया गया। जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से है 22, उसमें इसका वर्णन किया गया। पहले समानता है, उसके बाद स्वतंत्रता है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि भाई आप मतलब भारत के किसी भी केंद्र में रह सकते हो, आपको बोलने की आज़ादी है ना। आप किसी भी कोई भी पार्टी की स्थापना कर सकते हो, आप संघ की स्थापना कर सकते हो, आप चुनाव लड़ सकते हो, ये सब स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। आप किसी भी मंदिर में जा सकते हो, किसी भी धर्म को अपना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं यार इस मौलिक अधिकार में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में बताएं। देखिए क्वेश्चन पेपर जो है ये मतलब आसान है, सैम्पल पेपर में कोई टफ क्वेश्चन नहीं दिया गया। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन भी बनेगा, इससे भी आसान बनेगा यार। और आपका एग्जाम जो है 1 नंबर फाड़ू जाने वाला है, खतरनाक तरीके से लिख के आओगे तुम लोग आंसर, क्योंकि तुम लोग रोशन सर स्टडी पॉइंट में पढ़ रहे हो यार। रोशन सर स्टडी पॉइंट पे सारी चीज़ें एनिमेशन के थ्रू सरल भाषा में तुमको समझाया गया है। जाओ वीडियो को देखो, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में यार, जल्दी से वीडियो को देखो और एग्ज़ाम में आग लगा डालो। आग लगाने का मतलब है कि मतलब बढ़िया आंसर लिख के आओ यार, टीचरों को भी लगे हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो और सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना यार, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन सब्सक्राइब करोगे तो यार ज़्यादा मज़ा आएगा मेरे को, ठीक है। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।